हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक आप लोग के लिए क्या रहे हैं। ठीक, हमारा एक फ्री सीरीज चल रहा है जिसमें से एक ज्योग्राफी का चल रहा है, एक अभी अभी साइंस भी शुरू किया गया विनोद सर का। काफ़ी आप लोग का व्यू, काफ़ी आप लोग का प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर सीरीज का जिसमें मैंने पहले लेक्चर में सिलोजिज्म पढ़ाया था, आज उसका सेकंड लेक्चर है और आज मैं आप लोग को टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था। ठीक, इस टॉपिक से हर साल आपका कोई भी एग्जाम, जैसा कि मैंने बताया, मैं वो सब टॉपिक को कवर करूंगा जहां से पीएससी तो क्या हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप रेलवे दे लीजिए, एसएससी दे लीजिए, या आपका सीजीपीएससी दे लीजिए, यूपीएससी दे लीजिए, सब जगह से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका। ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक आपको समझना होगा, उस बेसिक को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने ये देखा कि देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को सॉल्व करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। ठीक, जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं तो उसका भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड पता होना चाहिए। इसमें इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब वो सब का ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं उसको समझना होगा, कुछ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि भाई अगर कुछ ये चीज़ नहीं है तो उसके जगह में ये हो सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो धीरे धीरे करके सब समझ आने लगेगा। ठीक है, तो एक मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल, मतलब एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट बना के थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा कुछ कुछ बेसिक टर्म। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक, इसमें चाहे तो 4 आदमी बैठ सकते हैं, 8 आदमी बैठ सकते हैं, 10 आदमी, जितना भी आपका मन करे। ठीक, तो इस सर्कल में मैं कुछ लोगों को बिठाता हूँ। मान के चलता हूँ कि ये जो 4 सर्कल है, 4 पर्सन है, उसके जो क्या बोलते फेस है वो सेंटर की ओर है। ठीक, 4 और पर्सन बिठा रहा हूँ मैं। ये जो 4 पर्सन है, इसके जो फेस है वो क्या है, सेंटर से बाहर है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने जाऊँगा, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर्सन को, देखिए आप ये वाले पर्सन को, तो देखिए इसका पर्सन का फेस क्या है, इधर है सेंटर की ओर। ठीक, तो इसके लिए लेफ्ट और राइट क्या होगा ये आपको समझना होगा। ठीक, अगर पर्सन जो है इधर इसका फेस है तो लेफ्ट किधर होगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक, सेम चीज ये पर्सन है, अगर ये यहाँ पे बैठा है तो इसके लेफ्ट राइट क्या होगा, लेफ्ट, और ये हो जाएगा इसका राइट। सेम चीज इसके लिए, ये देखिए इधर इसके लिए लेफ्ट ये हो जाएगा, इसके लिए राइट ये हो जाएगा। सेम चीज इसके लिए, इसके लिए लेफ्ट ये, इसके लिए राइट ये। ठीक है, इसके लिए लेफ्ट और इसके लिए राइट ये। ठीक है, इसके लिए जो लेफ्ट होगा ये होगा और इसके लिए राइट ये होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, इसके लिए लेफ्ट ये होगा और इसके लिए राइट क्या होगा, ये होगा। ठीक, इसको बताने का मेरा मकसद ये है, देखिए कई बार क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया रहता है और वहाँ पे आप कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पर्सन को बिठाता हूँ ए और यहाँ पे बी करके। ठीक, इस बी को यहाँ पे बिठा देते हैं। ठीक है, बी। ठीक, तो देखिए अगर मैं पोजीशन बोलूँगा बी का तो वो कहाँ पे है, ये देखिए ए का फेस किधर है, आपके सेंटर की ओर है। ठीक, तो ए का फेस देखिए 1 2 3, ये थर्ड राइट में है बी के। क्लियर है। सेम चीज़ अगर मैं ए का बोलूँगा पोजीशन क्या है, तो वो भी क्या है, उसके थर्ड राइट में है। देखिए क्यों, क्योंकि इसका जो फेस है वो आपका अपोजिट टू द सेंटर है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट राइट आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्लियर, ये तो लेफ्ट राइट अगर आप समझ गए होंगे तो आगे कुछ कुछ वर्ड होता है उसको आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है एक अपोजिट या फेसिंग। ठीक है, हिंदी में यहां पे आएगा आपका विपरीत या समक्ष। ठीक, तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया, अपोजिट मतलब क्या होगा, अपोजिट मतलब क्या होगा, एक दूसरे के उल्टे में होगा। ठीक है, अपोजिट में देखिए ए और यहाँ पे कोई भी, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन भी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये पर्सन और ये पर्सन क्या एक दूसरे का अपोजिट है, ये पर्सन और ये पर्सन क्या एक दूसरे का अपोजिट है, ये पर्सन और ये पर्सन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फेसिंग बोला जाए तो फेसिंग में क्या होगा कि दोनों का जो फेस है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इस केस में अगर देखेंगे तो ये पर्सन और ये पर्सन एक दूसरे के फेसिंग में है,
लेकिन ये पर्सन और ये पर्सन जो है आपका फेसिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो फेस है दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फेसिंग वर्ड के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का फेस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है आपका, एक होगा नेक्स्ट टू या नेबर। ठीक, कि अगले स्थान पे ऐसा करके दिया रहेगा, अगले स्थान पर, या वो पड़ोसी है ऐसा करके दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं, यहाँ पे डी दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए सी जो है ए के अगले स्थान पे है। ठीक है, और डी भी क्या है आपके अगले स्थान पे। ठीक, यानी कि ये कि अगले स्थान पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनेगी। ए के कंटेक्स्ट में अगर किसी को हम अगले स्थान पे बिठा रहे हैं तो वो इस पोजीशन पे भी बैठ सकता है और इस पोजीशन में बैठ सकता है, दोनों पे। सेम चीज आपका क्या है, नेबर बोला जाए कि कोई एक पर्सन है जो ए का नेबर है, तो वो इस पोजीशन पे भी हो सकता है और इस पोजीशन पे भी हो सकता है। इस चीज को आपको समझना होगा। क्लियर है? ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टू हो गया, नेबर हो गया। ठीक, उसके बाद कुछ आपका वो होता है, वर्ड होता है ना, मतलब लाइंस होते हैं। इससे पहले कुछ होगा तो मैं देख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक और वर्ड है आपका बिटवीन। यानी कि के बीच में। ठीक, बिटवीन का अर्थ क्या है आपका, के बीच में। ठीक, देखिए यहाँ पे ए जो है वो किसके बीच में है, सी और डी के बीच में। ठीक, बिटवीन का मतलब ये है कि यहाँ पे तीन ऐसे होंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन बिठाया जाएगा वो बिटवीन में आएगा। ठीक, अगर इसमें बोला जाता तो क्या बोला जाता, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, ए जो है सी और डी के बीच में बैठता है या मध्य में बैठता है, ऐसे करके दिया रहता है। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया आपका। ठीक, ये कुछ शब्द, और हम लोग आगे देखते हैं। कुछ आपके वर्ड्स होते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इसी की पॉइंट्स की वजह से कई लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर कुछ किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए, मैं आप लोग को मतलब इसमें थोड़ा विचार कीजिएगा आप लोग। ए इज ठीक है, यहाँ पे देखिए दो बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, एक बोला जा रहा है ए इज थर्ड राइट ऑफ बी हु इज थर्ड राइट ऑफ सी करके। ठीक है, और सेकंड में देखिए सेम है लेकिन थोड़ा सा एक चेंज है, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी एंड थर्ड राइट ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज आपको दिख रहा होगा, एक में हु का प्रयोग किया गया है और एक में एंड का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगर इस स्टेटमेंट से, ये जो ऊपर में स्टेटमेंट लिखा है इससे हम लोग अगर सीटिंग अरेंजमेंट बिठाने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जमाइए भी। ठीक, यहाँ पे ए है और यहाँ पे मान के चलते हैं बी है। ठीक है, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, ऐसा बनेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, हु मतलब क्या होगा, देखिए अगर ये जो स्टेटमेंट है इसको, यहाँ पे दो पर्सन है तो उसको हम लोग पहले को बोल देते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर आपको कुछ वर्ड देखने को मिले, हु हो गया, वाइल हो गया, हिंदी में देखेंगे तो जो हो गया, जिसका हो गया, इस टाइप का अगर आपको वर्ड देखने को मिलेगा तो हु अगर बोला जाए तो वो आपका ऑब्जेक्ट पे रहेगा। ठीक है, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हु इज थर्ड राइट ऑफ सी, यानी कि बी जो होगा वो सी के थर्ड राइट में होगा। ठीक है, थर्ड राइट में कैसे होगा भाई, देखिए 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये कि सी जो है यहाँ पे आएगा, तभी बी का जो पोजीशन है वो क्या होगा, थर्ड राइट ऑफ सी में होगा। क्लियर है? ऐसे करके। ठीक, अब सेकंड में देखते हैं, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी एंड
थर्ड राइट ऑफ सी। क्लियर? यहाँ पे तो जो ऐसा बनाया गया था वैसा ही बनाया जाएगा, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी करके। ठीक, देखिए ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, ऐसे ही बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फिर से एंड आ गया है। क्लियर है? तो एंड अगर कहीं पे आएगा या और हिंदी में जो लिखा रहेगा उसमें जो बात बोला जाएगा वो किसके लिए बोला जाएगा, सब्जेक्ट के लिए बोला जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए ये बात बोला जाएगा। ठीक, यानी कि थर्ड राइट ऑफ सी मतलब यहाँ पे कौन होगा, ए जो होगा वो थर्ड राइट ऑफ सी होगा। ठीक है, क्लियर? ए जो होगा वो थर्ड राइट ऑफ सी होगा। ठीक, यहाँ पे शायद थोड़ा गड़बड़ होगी, इसको सेकंड राइट ऑफ सी बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड राइट ऑफ सी। ठीक, तो सी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, सी जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, सेकंड राइट ऑफ सी में बैठ जाएगा। क्लियर? ऐसे करके ये बनेगा। ठीक, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, ठीक, एंड सेकंड राइट ऑफ सी। ठीक, ए जो है वो थर्ड राइट ऑफ बी के है और वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उसको सुधार लीजिएगा, वो सेकंड राइट ऑफ सी है। ऐसे करके ये आप समझिएगा। ठीक, इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर कहीं पे हु दिखेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, किसके बारे में बात करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में। और अगर एंड दिखेगा तो किसके बारे में बात होगा, वो सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो होगा वो मैं धीरे धीरे आप लोग को अप्रोच बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक करके आपको बताऊंगा। ये सब वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, बस एकदम आसान है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था बाय भीष्मणि सर, मैं ही हूँ ये। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, इस पर हम लोग प्रयास करते हैं कैसे इसको करते। ठीक, क्वेश्चन से मैं आप लोग को अप्रोच सिखाता हूँ। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, हिंदी इंग्लिश इस बार दोनों है। लास्ट वाले टॉपिक में इंग्लिश हिंदी में नहीं था। वजह ये भी है कि सॉरी हिंदी में नहीं था, वजह ये है कि इंग्लिश से उसको सॉल्व करोगे ना तो काफ़ी इजी होता है उसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर भी चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। 8 एग्जीक्यूटिव्स, पहले तो पढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक, क्या बोला जा रहा है इसमें, 8 एग्जीक्यूटिव है, कौन कौन, जे के एल एम एन ओ पी एन क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। ठीक, 8 एग्जीक्यूटिव हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे। ठीक है, बैठ गए हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक, अब जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। जे पी के दाएं को दूसरा है, जो आ रहा, ध्यान दीजिएगा ना, यानी कि हु के दाएं को तीसरा है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो आप देखिए अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लीजिए भाई। ठीक है, एक सर्कल इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, अब 8 पर्सन है तो 8 पर्सन और सबका फेस क्या है, सेंटर की ओर है। ठीक, तो इस तरीके से पहले एक रफ वाला बना लीजिए। ठीक है, ऐसे करके, क्लियर? ऐसे करके आप बनाएंगे। उसके बाद क्या है, पहला आप देखोगे। ठीक है, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। ठीक, जे जो है सेकंड राइट पी के है। ठीक है, तो देखिए ये सर्कुलर टेबल है और इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको एक जगह शुरू करना है। देखो आप यहाँ पे भी शुरू कर सकते हो, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ मन करता है आपको अपने घर की संपत्ति समझते हुए पूरा आपको जहाँ मन करे वहाँ से इसको शुरू कर सकते हो। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे भाई, देखिए पहला, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक, अगर मैं जे को यहाँ बिठा दूंगा, ठीक, तभी तो मैं बोल पाऊंगा जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। हु बोल रहा मतलब किसके बारे में बात हो रहा है आपका, ये आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, यानी कि जो पी है, सॉरी जो जे है वो किसके थर्ड राइट में है, के थर्ड राइट में है। ठीक है, सॉरी मतलब पी है, सॉरी पी जो है वो के थर्ड राइट में है। ठीक है,
तो मैं k को अगर यहाँ बिठाऊंगा तो 1 2 3 ये p जो होगा वो इसके थर्ड राइट में आ जाएगा। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट एकदम आप सेटिस्फाई कर दिए। ठीक, अब मेरा जो मेथड है, मैं जो करता हूँ उसमें मैं करता हूँ कि अगर किसी स्टेटमेंट को मैंने सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि मैं एश्योर हूँ कि उसको मैंने अच्छे से बिठा दिया, तो उस लाइन को मैं काट देता हूँ। ठीक, तो आप भी यही किया कीजिए, ये थोड़ा इजी हो जाता है। इस लाइन को मैं क्या कर दिया, काट दिया। ठीक, काट दीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, यानी कि इस लाइन को हमने पूरा सेटिस्फाई कर दिया। अब अगला देखते हैं, m is second to the left of o who sits between p and j। ठीक है, m is second to the left of o के सेकंड लेफ्ट में है। who, देखिए फिर से क्या है, who मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, वो o के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। who sits between p and j। ठीक है, m o के बाएं को दूसरा है जो p और b के बीच में बैठा है। p और j के बीच में कौन बैठा है भाई, o बैठा है। ठीक, o बैठा है। m is second to the left of o, सेकंड लेफ्ट में m is second to the left of o who is sitting between p and j। ठीक, तो ये लाइन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो इस लाइन को फिर से आप क्या कर दीजिए भाई, काट छाट कर लीजिए। ठीक, फिर अगला लाइन बोल रहा है कि l is not a neighbor of k और n। ठीक है, l जो है वो आपका ना तो k का पड़ोसी है और ना ही n का पड़ोसी है भाई। ठीक है, तो l जो होगा k का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी कि वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, l इज नॉट अ नेबर ऑफ k और n। ठीक है, तो k का पड़ोसी हो नहीं सकता। ठीक, उसके बाद देखिए इसी लाइन को फिर से पढ़िए कि l जो है n का भी पड़ोसी नहीं है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं n अगर रख दूं तो वो वाला लाइन सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए n को हम यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक, दो जगह बच रहा था, तो जहाँ पे जगह बचेगा वहाँ पे आपको भी बिठाते चलना है। ठीक, क्लियर। तो देखिए इस तरीके से आपका क्या है, पूरा का पूरा हम लोग लगभग सभी लोग को बिठा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक जगह खाली है अभी भी। ठीक, तो इस एक जगह को भरने के लिए हम देखेंगे कि किसका नाम छूट गया है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, J को हमने बिठा दिया है, K को हमने बिठा दिया है, L को बिठा दिए हैं। ठीक है, M को भी बिठा दिए हैं, N को भी बिठा दिए हैं, O को भी बिठा दिए हैं, P को भी बिठा दिए हैं, और बचा क्या, Q। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, Q आएगा। ठीक, अगर ये चीज़ आप सीख गए कि कैसे किसको बिठाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछे इसके बेस पे आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। तो जो मैं PDF शेयर करूंगा उसमें क्वेश्चन रहेंगे इसको, तो उससे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक, A B C D E F G and H are sitting around a circle facing the center। ठीक है, E and G always sit next to each other। ठीक है, देखिए पहला टास्क तो ये भी है कि आपको क्या करना है कि पूरा क्वेश्चन को एक बार थोरोली रीड भी करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे शुरू करके यहाँ से ही शुरू मत कर देना कि A and G always sit next to each other, तो 8 आप पॉसिबिलिटी बना लिया और हर पॉसिबिलिटी बिठा बिठा के देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर, तो E and G always sit next to each other, D sits third to the right of C। ठीक है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन आगे पहले एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, F sits second to the left of H, C never sits next to A while D never sits next to C। ठीक है, H is not the neighbor of D and C। H जो होगा वो D and C का नेबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। ठीक, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने क्या किया कि फॉर्मेट को एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग रख दिया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जैसा आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो पहला लाइन है, E and G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ठीक है, इसको आप एकदम स्टार्ट में से शुरू नहीं कर सकते, तो ऐसे पॉइंट को क्या करना है, अलग से साइड में लिख लेना कि E and G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर को अलग से लिख लेना, ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस लाइन को भी हम अपने को सेटिस्फाई करना है करके। क्लियर है। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 8 जन है, सबका सेंटर की ओर फेस है।
तो सबको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ई एंड जी ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर, इसको फिलहाल के लिए बक्से में बंद कर देते हैं क्योंकि इसको अपने को बाद में सेटिस्फाई करना है। ठीक है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, इसको शुरुआत करते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है आपके सी के थर्ड राइट में। ठीक, ये लाइन सेटिस्फाई हो गया। अब इसको काट दो। ठीक, इसको हमने बक्सा बनाया था, इसको बक्सा में रखिए, इसको लाइन को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन क्या बोल रहा है, एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, एफ जो है एच के सेकंड लेफ्ट में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो अगर हम पॉसिबिलिटी बनाना चाहें तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, अगर देखें कि एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, अगर हम एच को यहाँ बिठाएंगे तो एफ यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ बिठा नहीं सकते। ठीक है, एच को यहाँ बिठाएंगे तो एफ यहाँ पे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। एच को यहाँ बिठाएंगे तो एफ यहाँ पे आ सकता है, और एच को यहाँ बिठाएंगे तो एफ यहाँ पे आ सकता है। ठीक, तो ये सारा पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए 5-6 पॉसिबिलिटी एक साथ अगर आए तो थोड़ा सा अपने को आगे पढ़ लेना चाहिए। ठीक, इस चीज़ को मतलब ध्यान से सुनिएगा कि देखिए अगर यहाँ पे ही अपने क्या करें, 5 पॉसिबिलिटी एक साथ आ रहे हैं, 2-3 पॉसिबिलिटी रहता तो हम क्या करते कि एक ऐसे ही सर्कल फिर से बनाते और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में इसमें बिठाते, एक पॉसिबिलिटी में इसमें बिठा लेते। ठीक, लेकिन यहाँ पे 4-5 पॉसिबिलिटी आ रहा है तो थोड़ा एक लाइन आगे पढ़ लेते हैं ना। ठीक, C never sits next to A and D while D never sits next to G। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस लाइन को, थोड़ा देखिएगा, H is not the neighbor of D and C। ठीक है, H जो है आपके D और C का नेबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि H जो है यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता, H जो है यहाँ और यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक, तो 2 जगह है जहाँ पे H आ सकता है, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए 2 पॉसिबिलिटी बना, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ फिर से एक बार बनाते हैं और उसके बाद फिर उसमें बिठाएंगे। ठीक, ओहो, ठीक, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें बना लेता हूँ, यहाँ छोटा सा बना लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। ये जैसा बना वैसा सेम बनाएंगे पहले। ठीक, हमने क्या देखा था कि H इज नॉट द नेबर ऑफ D एंड C। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे H आ नहीं सकता, तो एक में हम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी में H को यहाँ बिठा देते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं, H को यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, ये लाइन भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये हो गया खत्म, H इज नॉट द नेबर ऑफ D एंड C, खत्म। ठीक है, H जो है D और C का पड़ोसी नहीं है, ये भी खत्म गया, खत्म। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक, तो देखिए फिर से देखिए, E एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब E एंड G के लिए 2 जगह आपका होना चाहिए, या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, इसमें भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है कि E इधर रहेगा कि G इधर रहेगा। ठीक, क्लियर है। F सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। ठीक है, F सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो होगा, ये वाला लाइन, ये इसमें सेटिस्फाई होगा, इस वाले फिगर में। यहाँ पे अगर मैं करने जाऊँ तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, D हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हम पॉसिबिलिटी बना रहे थे ये करेक्ट नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी जब बनाते हैं ना, तो ये बीच में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, उससे आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका F आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस लाइन को हमने फिर से सेटिस्फाई कर दिया, तो उसको आप क्या कीजिए, काटिए। क्लियर है, F सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगला फिर से, C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू A while D नेवर सिट्स नेक्स्ट टू G। ठीक है, C जो होगा, C जो है आपके A के पास, A के पास नहीं बैठ सकते, यानी कि यहाँ पे A नहीं आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि D नेवर सिट्स नेक्स्ट टू G। ठीक है, और D जो होगा वो G के आसपास नहीं भटकेगा। ठीक, एक लाइन और पहले हमारा चल रहा है, इसको भी आपको सेटिस्फाई करना है। E एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि दोनों
जामर जोड़ी टाइप है, दोनों को आपको क्या करना है, एक साथ ही बिठाना है। तो यहाँ पे एक जगह दिख रहा है जहाँ पे आप ई और जी को बिठा सकते हो, ठीक है। लेकिन इस लाइन से आपको कंफर्म नहीं है कि ई ऊपर रहेगा कि जी नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, यानी कि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक। तो देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ई यहाँ पे आएगा और जी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। डी जो है जी के बाजू में नहीं बैठता, ठीक, इसलिए ई यहाँ पे होगा और क्या जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो ये लाइन भी आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो इसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए भाई, ठीक। उसके बाद देखिए एक लाइन बच रहा है आपका, सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए। सी जो है कभी भी ए के बाजू में नहीं बैठेगी। इसका मतलब ये है अगर ए यहाँ पे नहीं आएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। अब देख लेते कौन सा छूटा है, ए, बी ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बी आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक दो बार इसको सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक। मैंने फिर से वही बताया कि अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि 4 से 5 पॉसिबिलिटी बन रहा है उस स्टेटमेंट का, तो आप क्या करो, आगे थोड़ा पढ़ो और आगे कुछ कंडीशन दिया है उसको समझो। क्लियर है? तो ऐसे करके इजी हो जाता है, ठीक। तो ऐसे करके बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला वाला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 7 पीपल है, 7 पीपल, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ सर्कल, 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल 2 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है। 5 जो है उसमें से केंद्र के मध्य की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, और 2 का जो है केंद्र से विपरीत दिशा में है, ठीक है। सी सिट्स, एक मैंने क्या बताया एक बार फिर आपको थोरली रीड करना है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। E is neither an immediate neighbor of D nor of C. The one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center. G sits third to the right of A and G is facing the center. ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आपको एक हिंट लेना है कि कौन किसका किसका फेस जो है सेंटर से बाहर की ओर है और किसका किसका सॉरी फेस जो है सेंटर की ओर है, ठीक है। तो देखते हैं फिर से, देखिए क्या है, 7 जन है, तो इस सर्कल में बिठा दो भाई 7 जन को, ये सर्कल हो गया, ठीक। 7 जन है। अब देखिए इसमें आपको कंफर्म पता नहीं है कि किसका फेस जो है सर्कल के अंदर हो और किसका फेस सर्कल से बाहर की ओर है, ठीक। तो आप क्या कीजिए, अभी फिलहाल के लिए 7 लोग को बिठा दीजिए, लेकिन इनका डायरेक्शन डिसाइड मत कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी मैंने कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं किया है कि इनका फेस किधर है करके, ठीक। एक एक करके पढ़ते हैं। यहां से शुरू कर सकते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। पहली बात तो ये सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया, C sits third to the left of D and both are facing the center. Clear है? E is neither an immediate neighbor of D nor of C. ठीक है? E जो है ना तो D और C का, देखिए E ना तो D के और ना ही C के बगल में बैठा है, ठीक है। तो E यहाँ पे भी नहीं हो सकता और E यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं हो सकता, मतलब E कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक, इस लाइन को भी हमने सेटिस्फाई कर दिया, इसको काटिए, ठीक है। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है। देखिए डी एंड एफ तो ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई है, तो डी और एफ कैसे होगा, यहाँ पे होगा। एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा कि जो आपका एग्जैक्टली डी और एफ के बीच में बैठा है उसका फेस किधर है, अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि ये जो है इसका जो फेस है वो कहाँ पे होगा, सेंटर से बाहर की ओर होगा, ठीक। तो इस लाइन को भी आप सेटिस्फाई कर दिए, इसको भी आप काट दिए, ठीक। G sits third to the right of A, ठीक। G sits third to the right of A and G is facing the center, क्लियर है। G sits third to the right of A, क्लियर है, ये हो गया। और उसके बाद लास्ट एक है, वन ऑफ B's neighbor is facing opposite to the center, one of B's neighbor is facing opposite to the center, clear।
पहले वाले को बिठाते हैं। जी जो है ए के दाहिने तीसरे स्थान पे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्यों लग रहा है? सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। बोथ आर फेसिंग, ई इज नेदर एन इमीडिएट, नो, ठीक है। ई ठीक ठीक, वन ऑफ बी, ठीक है, देखते हैं ना। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड जी इज फेसिंग द सेंटर, क्लियर है। तो देखिए इसमें से क्या हो सकता है ना, देखिए जी जो है कहाँ कहाँ पे बैठ सकता है। ये एक तो पोजीशन ये है कि यहाँ पे बैठ सकता है, और एक चांस ये है कि यहाँ पे बैठ सकता है, क्लियर है। और इसको सेंटर की ओर फेस कराना है, ठीक। तो जी अगर मान के चलो यहाँ पे बैठेगा तो उसका क्या कंडीशन है कि वो ए के थर्ड राइट में होना चाहिए, ठीक। तो क्या इस पोजीशन में कहीं पे भी मैं ए बिठा सकता हूँ क्या, जिससे वो थर्ड राइट पे आ जाए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे बिठाऊंगा तो इधर से तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर इसका फेसिंग इधर कर दिया जाए तो भी और नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंडीशन बन नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिठा के देखते हैं। जी इज फेसिंग द सेंटर, ठीक, हु इज थर्ड राइट ऑफ ए, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं ए को बिठाऊंगा तो वो इसके थर्ड राइट में आ जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो फेस है वो सेंटर से बाहर की ओर है, क्लियर। तो इसको मैं कहाँ पे बिठा दिया, ए को बाहर पे बिठा दिया, जिससे क्या होगा, ये वाला लाइन भी आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये आपका हो गया खत्म, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा सेटिस्फाई कर दिया है, इसको भी आप काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला लाइन, वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। एक बी का जो पड़ोसी है उसका जो फेस है वो किधर है आपका, सेंटर से अपोजिट में है, ठीक। इसका मतलब ये है कि बी को हम कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे, ठीक। अब ये जो पड़ोसी इसका तो सेंटर अंदर, इसका फेस अंदर की ओर है, तो इसका जो फेस होगा ई का वो क्या होगा आपका, सेंटर से बाहर की ओर है, ठीक। और जैसा कि कंडीशन बताया गया था कि 2 लोग का फेस सेंटर से बाहर की ओर होगा और 5 लोग का अंदर की ओर होगा, तो इसलिए यह क्या होगा, इसका भी फेस क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बिठाने आपको आना चाहिए, बाकी सब कुछ ईजी होता है, क्लियर। चलिए ये तो हो गया आपका सर्कल वाले क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। अलग टाइप मतलब क्या, कि ये तो सर्कल में बिठाने वाला हो गया। अगले टाइप का जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये होगा कि उसमें आपको स्क्वायर टेबल में बिठाना होगा, ठीक। तो स्क्वायर टेबल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। एक अगला प्रश्न जो है वो स्क्वायर टेबल पे है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका स्क्वायर टेबल वाला, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। 8 फ्रेंड्स P Q R S T V W and Y are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each of the 4 sides, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर टेबल है जिसमें से 8 लोग बैठे हैं और 4 लोग का जो फेस है वो सेंटर की ओर है, ठीक है, और 4 लोग का फेस जो है वो बाहर की ओर है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, जो 4 कॉर्नर पे है वो सिटिंग अराउंड सच दैट 4 ऑफ देम, ठीक है। अच्छा इसमें नेक्स्ट वाले में बताया गया है द वंस हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द सेंटर, यानी कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आपका सेंटर की ओर उनका फेस है, ठीक है। वाइल दोस हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स फेस आउटसाइड, ठीक है। और जो साइड में बैठे हैं यानी कि कॉर्नर पे बैठे हैं, सॉरी जो मिडिल पे बैठे हैं उनका जो फेस है किधर है, बाहर की ओर, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये देखिए क्या बोला जा रहा है, द वंस हु सीट एट द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर, यानी कि इसमें पहले बना लीजिए कि जो कॉर्नर वाले हैं वो क्या होंगे, उनका फेस सेंटर की ओर होगा, और जो मिडिल में बैठे हैं उनका जो फेस है वो सेंटर से बाहर की ओर होगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखेगा पहली बात तो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था क्या कि सबको आपको एक रीडिंग करना है, तो देखिए पढ़ लीजिए भाई। P who faces the center sits third to the right of V, ठीक। T who faces the center is not an immediate neighbor of V. Only one person sits between V and W. S sits second to the right of Q. Q faces the center. R is not an immediate neighbor of P.
ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए इस लाइन को हमने सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसको काट दीजिए भाई। अगला लाइन क्या बोल रहा है, देखिए P हु फेसेस द सेंटर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। ठीक है, P को हम कहाँ पे बिठा दिए, P हु फेसेस द सेंटर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। ठीक है, थर्ड राइट में कब आएगा, ठीक है, P यहाँ पे थर्ड राइट तभी कहलाएगा जब V को यहाँ पे बिठाएंगे। ठीक, क्योंकि इधर से देखोगे थर्ड तो ये लेफ्ट में आएगा, क्योंकि फेस जो है आपका बाहर की ओर है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ P हु फेसेस द सेंटर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। क्लियर, यहाँ तक हो गया। इस लाइन को हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है भाई, काट दीजिए। T हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। ठीक है, T जो है जिसका फेस सेंटर की ओर है, यानी कि उसका फेस सेंटर की ओर है, क्लियर है, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। क्लियर है, यानी कि वो V का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब T का फेस सेंटर यहाँ पे हो, मतलब T का फेस सेंटर की ओर है, तो 4 ही पॉसिबिलिटी है इसमें जहाँ पे T बैठ सकता है। उसके बाद एक कंडीशन ये बोला जा रहा है कि क्या, कि V का वो पड़ोसी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते और यहाँ पे भी बिठा सकते। तो अब बच गया 2 जगह। तो P यहाँ पे ऑलरेडी कुंडली मार के बैठा है, तो इसलिए ये क्या होगा कि हम T को कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन V एंड W। क्लियर, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि देखिए एक ही आदमी है जो V और W के बीच में बैठ सकता है, तो W हम यहाँ पे बिठा सकते हैं और W हम यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। ठीक है, तो 2 ठो W ना बिठा के एक साथ आप क्या करें, एक अलग से फिर से डायग्राम बनाइए, सेम ऐसे करके। ठीक, और एक में हम लोग W कहाँ पे बिठा रहे हैं, यहाँ पे, इसमें भी पहले सेम बना लीजिए। अब थोड़ा ठीक हो। ठीक है, यहाँ पे W बिठाए, अब इसमें बिठा देते हैं यहाँ पे W को। क्लियर, ये लाइन भी हम लोग सेटिस्फाई कर दिए। ये वाला लाइन तो हमने कर लिया था, T हु फेसेस नॉट इन। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। ठीक, V और W के बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। ठीक है, S जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ Q, और Q क्या है, सेंटर को फेस करता है। ठीक, Q जो है सेंटर को फेस करता है, इसका मतलब ये है कि Q यहाँ पे भी बैठ सकता है और यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक है, A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। क्लियर है, तो एक में अगर हम बिठाते हैं S को यहाँ पे, क्लियर है, तो अब Q कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। ठीक, S बैठेगा यहाँ पे और Q बैठेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका लाइन भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक, S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। क्लियर, अब देखिए क्या बोल रहा है, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। क्लियर, R जो है वो आपके P के पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए अगर इस फिगर में अपन देखेंगे ये वाले में, तो R हम ना तो यहाँ पे बिठा सकते हैं और ना तो हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फिगर हम लोग सोच के चल रहे थे वो क्या है, आपका गलत है। ठीक है, इस वाले फिगर में सोचिए, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, मतलब R कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है, तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, P Q R S T V W, और बच कौन गया आपका Y। तो Y कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। तो ऐसे करके आपका बनेगा। ठीक है, देखिए वहाँ पे शायद थोड़ा आपको कंफ्यूज हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले से एक फिगर लेके चल रहे थे, दूसरा फिगर लेके चल रहे थे आपका इस तरीके से। ठीक है, दोनों में हमने आपका क्या किया, बिठाते गए, एक जगह पे आया कि एक पॉसिबिलिटी बना, तो हमने क्या किया कि W को एक बार यहाँ पे बिठाया और W को एक बार क्या बिठाया, यहाँ पे बिठाया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद जो भी आपका आगे बढ़ते आते जा रहा था उसको हमने धीरे धीरे करके बिठाते जा रहे थे।
ठीक है। तो लास्ट में एक जगह हम लोग अपने क्लियर होगा कि R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, ठीक है। तो R को अगर बैठना है भाई तो उसके आजू बाजू में नहीं बैठना होगा, ठीक। और यहाँ पे सिर्फ दो ही जगह है, वो आजू बाजू में है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपका चैप्टर जो मैंने आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ आया होगा। आप क्या कीजिए, इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए बार बार। तो आपको क्या है, जो बेसिक है, जो सेकंड राइट पे बैठाना है, थर्ड राइट पे बिठाना है, इधर बिठाना है, उधर बिठाना है, वो सब आपको धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग के लिए एक अच्छा वाला टॉपिक लेके आऊँगा, वो रहेगा आपका पजल, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आप लोग को पजल का कुछ वीडियो और कुछ हिंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको पजल को सॉल्व करने में एकदम आसान, मतलब वो एकदम आसानी से मक्खन की तरह सॉल्व हो जाए। क्लियर है? चलिए ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।